बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वो तमाम दोस्त जिन्होंने इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू का एमसीक्यू पास कर लिया था और अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उन दोस्तों के लिए आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से पेपर में उनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एज इट एज ना आए जैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन ये है कि आप अगर इनको तैयार करेंगे इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं और आपके पास एक अच्छा मटेरियल होगा जो आप पेपर में लिख सकेंगे और आप एक अच्छा स्कोर जो है ना वो पेपर में हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, एक और चीज़ है जो मैंने बहुत से अपने ऐसे जो मेरे दोस्त मेरे भाई जिन्होंने एफबीआर के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट देना है और उन लोगों में मैंने जो एक चीज़ देखी है वो बहुत कॉमन है। ये एक गलत फहमी बहुत से दोस्तों ने अपने जहन में पाल रखी है कि बहुत से दोस्त अपीयर ही नहीं होना चाह रहे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। द रीज़न बिहाइंड के वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शायद पास ना कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इट्स मीन कि आप लोगों में वो गट्स और वो आपके पास एक एबिलिटी थी कि आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तक पहुँचे हैं और इसमें भी आप जो है कंपटीशन में हिस्सा लें। तो वो तमाम दोस्त जिन्होंने ये सोच रखा है या ये माइंड बना रखा है और वो अपीयर नहीं होने जाएँगे, तो ये उनकी जो है सबसे बड़ी गलती होगी मैं कहूँगा। अगर आप इस टेस्ट में अपीयर होते हैं और इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनिटली यू विल कम अगेन फॉर इंटरव्यू। तो आप सब दोस्त, मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी इस टेस्ट को स्किप ना करे, ये सोचकर कि ये टेस्ट मुश्किल होगा या ये टेस्ट का हमें देने से कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। तो ये ऐसी अगर किसी ने भी सोच सोची हुई है तो वो अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेगा, गलती करेगा। अ, इसके अलावा जो आज क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप इसके बारे में मटेरियल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा और दूसरा ये कि आपने जितनी अब तक माशाल्लाह तैयारी की है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चंस बड़े आसानी के साथ समझ भी आ जाएँगे और आप इनको अगर तैयार करते हैं तो डेफ़िनिटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जो हमारा पेपर होगा जो मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है, वैसे तो ये बिल्कुल नया है, पहली दफ़ा होने जा रहा है, इस वजह से इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम लोग आइडिया नहीं दे सकते। और लास्ट टाइम जो पेपर में हुआ था कि बिल्कुल पेपर एक जनरल पैटर्न पे आया था जिसमें कि टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया और तमाम जो पूरा ज़ोर था वो सारा फिस्कल पॉलिसी पे ही दे दिया गया था। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हो और बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड पेपर आए। पेपर अगर अनएक्सपेक्टेड आता है तो भाई वो सबके लिए होगा, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो किसी एक कम्युनिटी फॉर एग्जांपल के लॉयर्स के लिए नहीं होगा या जिन्होंने मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है उनके लिए नहीं है, या जिन्होंने जो कॉमर्स साइड से उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर सबके लिए है तो सबके लिए और सबको ही कम्पीट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये आप अपने दिल से ये डर बिल्कुल निकाल दें कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अपीयर हो भी जाएँ तो हम लोग जो है ना वो क्वालीफाई नहीं कर सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग अगर मोर देन 1 लाख और 25,000 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से आप लोग निकल के 5,000 लोग के करीब जो अब आगे आए हैं, तो अब डेफिनिटली दैट यू पीपल हैव सम एबिलिटी एंड गट्स कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस वजह से जो है वो अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को ज़रूर उसमें अपीयर होइएगा। कुछ नहीं होता, मतलब ये एक चांस है, लक बाय चांस है। आपको ये सोच के जो जाना चाहिए कि भाई अगर वो एक सीट है तो वो आपके लिए है। तो जो सबसे पहला पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट के रिलेटेड, इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो अ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ कि जिसके मतलब
चांसेस हैं और आप इसको तैयार करें, इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल ज़रूर तैयार कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो वो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन कंपनी परफॉर्मेंस, कि आपने कैश फ्लो के बारे में लिखना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कौन कौन से ज़रूरी उसके उसमें जो चीज़ें हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, और कंपनी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या रोल होता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट के लिए भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो टैक्सेशन के लिए भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए भी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होती है। तो आप इसी चीज़ को एक खूबसूरत अंदाज से इसी जो बुलेट्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड मटेरियल फॉर राइटिंग फॉर पेपर। द सेकंड क्वेश्चन इज अ नोट ऑन कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिलोंग करती हैं मेरे ख्याल से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें उससे बिलोंग करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। The third question would be, how does taxes affect the economy in long run and short run? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टैक्सेस हैं वो इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि टैक्सेस बीइंग अ टैक्स कलेक्शन एजेंसी हमारी तरफ से क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, और टेबल के दूसरी तरफ बैठा हुआ जो टैक्स पेयर है उसके लिए इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप टैक्सेस को देखते हैं किसी भी इकोनॉमी का, नो डाउट टैक्सेस जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी बैकबोन की एक हैसियत रखते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में ज़कात, सदक़ात तो बहुत दिए जाते हैं। अगर लोग अपने टैक्स को ही ये समझ के पे कर दें कि हम लोग अगर ज़कात और सदक़ात को एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन समझ के अदा कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना टैक्सेस को भी एक जो हमारी नेशनल ऑब्लिगेशन है बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, हम इसको भी पे करें। तो डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से हम लोग एक अच्छा टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो हमारे पास जनरेट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारी जो आवाम है, इंक्लूडिंग मी, हमारे सैलरीड क्लास, हमारे बिजनेस क्लास, हम सब लोग यही सोचते हैं कि टैक्स हम क्यों जमा करवाएं, क्योंकि हमें लगता है कि टैक्स जो हैं हमारे वो ज़ाया होते हैं, हमें टैक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं होता, और टैक्सेस से जो है हम लोग उल्टा हम में हमारी वेल्थ ही रिड्यूस होगी, हमें इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा कि आपने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपका इनकम टैक्स के रिलेटेड, और जो ऑर्गेनोग्राम और एफबीआर का जो फंक्शनिंग है, इन चीज़ों की जो आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपने वो कंप्लीटली तैयार करनी है। किसी भी किसी भी जो ये 4 इनके क्राइटेरियाज़ हैं, इनमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी तैयार करना है, जैसे भी तैयार करना है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या कि आपका फिस्कल पॉलिसी हो, ये तमाम चीज़ें टैक्सेशन के अराउंड घूमेंगी। टैक्स का और इन 4 चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसके ऊपर ही आएगा। तो आपने जो भी क्वेश्चन तैयार करना है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मिलते-जुलते हों, आप वो भी देख लीजिएगा। पेपर में आपने जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आपने बुलेट सिस्टम यूज़ कीजिएगा। आप
پیراگراف سسٹم یوز کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو ریئلٹی ہے اسی پہ آپ لوگ اپنے آنسرس دیں، نہ کہ آپ لوگ بس ایک بوگس یا پھر سیلف میڈ جو آپ کی ہو، آپ کی اپنی پرسنل اوپینینز جو ہوں جس کا کوئی بھی تعلق ہی نہ ہو اس سے ٹیکسیشن سے، ان کو آپ ایگزام میں بالکل نہ ان کو لکھیے گا۔ جو میرے پاس ابھی جو ففتھ کوشچن ہے وہ ہے کہ جی ہاؤ کین گورنمنٹ کین امپروو ٹیکس کلیکشن اینڈ افیکٹ آف lowering and enhancing interest، کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے ٹیکس کلیکشن کو امپروو کر سکتی ہے، اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہوگا کہ ٹیکسیشن سسٹم جو ابھی کرنٹ پاکستان میں چل رہا ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا فلاز ہیں، اس کے کیا پروز ہیں، کیا کونس ہیں، اس کے اوپر آپ بحث کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھیں گے کہ جو ہماری کرنٹ اکانومی میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، اس کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کیا ایفیکٹ آتا ہے ٹیکس کلیکشن پہ، یہ آپ نے بتانا ہوگا۔ یہ کچھ کوشچنس ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایز اٹ ایز ایگزام میں نہ بھی آئیں، بٹ آئی ایم شیور کہ اگر کوشچن آتے ہیں تو وہ اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہوں گے، تھوڑے سے ان کو چینج کیا ہوگا۔ جب آپ نے ان کوشچنس کو تیار کیا ہوگا، ان کے اوپر آپ نے ورکنگ کی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک بہت اچھا جو ایک میٹیریل انفارمیشن کا ہوگا، آپ اس کو جو ہے پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ایک اچھے سکور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ آج کی میری ویڈیو تھی آپ دوستوں کے لیے۔ کوشچنس کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا، اور سب سے بڑی چیز جو لاسٹ میں آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوست نے اگر یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ وہ پیپر میں اٹیمپٹ نہیں لے گا اونلی بیکاز کہ پتہ نہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں پاس کر سکے یا نہ کر سکے، وہ یہ اس کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہوگی اگر وہ چاہتا ہے اس جاب میں آنا۔ اگر وہ اس جاب میں نہیں آنا چاہتا یا اس کے پاس اور بہت سے سورسز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کسی اور کی سیٹ کو جو ہے وہ کسی اور کا حق نہ مارے، پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ باقی خوش رہیں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ اس آنے والے ٹیسٹ کو بھی اچھی طرح سے کلیئر کریں گے۔ ٹل دین آگے پھر انٹرویو وغیرہ کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی گائیڈ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔